विदाउट डेस्टिनेशन जो है कोई भी व्यक्ति अपने माने जो पथ से भटकते हैं जिसका कोई मंजिल नहीं होता है। यानी ड्रीम इज नॉट दैट व्हाट वी सी इन द स्लीप, ड्रीम इज दैट थिंग व्हिच डजंट अलाउ मी टू स्लीप। जो हमें एक डेडिकेशन मिलती है, कहते हैं ना कि मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ऑन डेस्टिनी, गॉड गिव्स अस ओनली द लाइंस इन आवर हैंड, वी पीपल बाय वर्किंग हार्ड फील द कलर ऑफ सक्सेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं नीरज। लगातार हमारे चैनल के माध्यम से एक कार्यक्रम चलता है शिक्षा संवाद। शिक्षा संवाद के अंतर्गत उन एक्सपर्ट टीचर से विचार विमर्श किया जाता है जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो। तो इसी क्रम में आज हम आए हैं SRM इंग्लिश क्लासेस में और हमारे साथ उनके डायरेक्टर मौजूद है M कुमार। उनसे बात करेंगे इंग्लिश विषय पे। सबसे पहले सर, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। विषय वस्तु पर तो आएंगे ही। अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने में कहा जाता था, जब भारत में अंग्रेज़ आया तो कहा जाता था कि कहीं ना कहीं अंग्रेज़ तो चला गया लेकिन इंग्लिश छोड़ के चला गया। तो क्या लगता है वर्तमान समय में कहीं ना कहीं छात्रों के लिए, यहाँ के निवासी के लिए अच्छा रहा या बुरा रहा? इनफैक्ट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग हियर, एंड आई थिंक दिस इज द वर्ल्ड ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल मार्केट इकोनॉमी. And all the recent technology are based on English language, you know. And I think in coming future, no one can get a single step without English in coming future. Because English, no one can do anything. It gives the root of every success, every subjects. And I think in this globalized world, English has really plays the most important role. If a student have to qualify anything, you know, this has become the language of academic education now. If anybody have to study physics, chemistry, bio, etc., they'll have to overcome on English language. Without English, no one can do anything. It's not only the language of literature, it is the language of everything. So I think it is really very necessary. And you know, English has got the unparalleled greatness in the world. There is not a single language in this world which can be compared the language of English today. And I think English is necessary for all. देखा जाए तो सर बहुत सारे देखा जाता है कि जो छात्र बिहार बोर्ड के हैं, कहीं ना कहीं 10वीं तक तो उनका इंग्लिश से कोई मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में 10वीं का जो मार्क्स जुड़ता है ना ये इंग्लिश का। जब 12th में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको, जब क्लास में जाते हैं, कोई भी साइंस के क्लास में जब जाते हैं तो उनको लगता है कि हम भारत में ही हैं या इंग्लैंड में पहुंच गए, क्योंकि इंग्लिश में जब वहाँ पे बात होता है तो उनको लगते रहता है कि उसके सिर से बाउंस मार रहा है। क्या कहेंगे सर उन छात्रों को? हम लोग के यहाँ वैसे भी बिहार बोर्ड से ज़्यादा बच्चे हैं और मैं स्वयं बिहार बोर्ड का ही स्टूडेंट हूँ और कभी CBSE स्कूल में पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उस बच्चे का मतलब बहुत ज़्यादा वीक ही रहते हैं। वो प्रॉपरली सच में इंग्लिश पर उतना ध्यान नहीं देते हैं 10th तक बिहार बोर्ड के बच्चे, लेकिन हम लोग को थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ती है। बहुत बेसिक लेवल से 11th में हमें उठाना पड़ता है उन बच्चों को। यानी आपको अंग्रेजी के जो तीनों सेक्टर्स हैं, खास करके वर्ड सेक्टर्स को और ज़्यादा उठाना पड़ता है, जो वर्ड पावर है, ग्रामर को पूरे 0 लेवल से उठाना पड़ता है। और जब तक स्टूडेंट के ग्रामर और वर्ड पावर कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो लिटरेचर को अच्छी तरह समझ नहीं सकता है। इसलिए ये दोनों तो उठाना ही पड़ता है। साथ ही साथ साहित्य को भी एक एक वर्ड को, एक एक स्टेंजा को तोड़ के बताते हैं ताकि एकदम कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी उस चीज़ को समझ सके। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे बड़ी बात है कि जो बच्चे बिहार बोर्ड से आते हैं, और हकीकत भी है कि वह बिल्कुल अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, वह प्रॉपरली कभी उस पर ध्यान नहीं देते। उसका सबसे वीक जो होता है वर्ड पावर। कहते हैं कि इंग्लिश इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ वर्ड्स, एंड इट्स करेक्ट। ये सही है कि उसका वर्ड पावर बहुत वीक होता है और इस वजह से भी वह बहुत चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग का मेन फोकस होता है कि उसके वर्ड पावर, वर्डोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक ग्रामर से लेकर एडवांस तक उसको लेके चले, कंपोजिशन सेक्टर जो है उसको लेके चले, और साथ ही साथ साहित्य के माध्यम से अंग्रेजी में इंटरेस्ट को बढ़ाए ताकि बच्चे आसानी से सीखे। और सर सीखते हैं, एग्जैक्टली सीखते हैं बच्चे। अब विषय वस्तु पर ही आते हैं, तो जो भी इंग्लिश के छात्र हैं जब 12th पास, मैट्रिक पास करते हैं तो कहीं ना कहीं 12th में उनको लगता है कि हम 100 नंबर का इंग्लिश ले या 150 का ले, तो दोनों में क्या डिफरेंट है छात्रों को सर बताएं। देखिए अभी का जो सिलेबस है, जो लेटेस्ट अभी आया है, तो अभी ज़्यादा बेटर होगा स्टूडेंट के लिए कि 100 मार्क्स वो इंग्लिश निश्चित रूप से रखे।
उनको रखना ही है, क्योंकि आगे उनको बढ़ना है, किसी भी स्ट्रीम से वो बढ़े, किसी भी सब्जेक्ट से बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको किसी भी फैकल्टी से बढ़े, इंग्लिश 100 मार्क्स निश्चित रूप से रखे आगे जीवन में बढ़ने के लिए भी। और ये लैंग्वेज पेपर भी है, आगे भी उसको काम आना है। दूसरी बात, दूसरी जो लैंग्वेज पेपर है, 2 लैंग्वेज पेपर कंपलसरी है। 500 के मार्क्स में उन्हें 2 लैंग्वेज पेपर कंपलसरी है, 200 नंबर की तैयारी यहीं से होगी, यह भी हकीकत है। तो 100 मार्क्स वो चाहे तो हिंदी रख ले, चाहे तो मैथिली रखे, चाहे तो उर्दू रख ले, उसके अपने इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, लेकिन इंग्लिश 100 नंबर बिल्कुल अनिवार्य है। और इंग्लिश के साथ हिंदी आता है तो और ज़्यादा बेटर है, वहाँ कंप्लीट तैयारी भी उनकी हो जाती है। हालांकि हम लोग इंग्लिश, हिंदी, मैथिली सब लेके चलते हैं, उर्दू के लिए अलग से शिक्षक भी रखते हैं, ताकि लैंग्वेज पेपर के लिए उन्हें परेशानी कहीं से ना हो। 200 नंबर का रखना चाहिए बिल्कुल, 200 का। जो छात्र 12th की तैयारी कर रहे हैं, 11वीं और 12th की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको इंग्लिश की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए? कितना समय थ्योरी पर दें और कितना समय ग्रामर पर दें? जी, ऑब्वियसली बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे सब स्टूडेंट का अपना पढ़ने का टाइमिंग अलग होता है, लेकिन मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि इंग्लिश 100 मार्क्स के सिलेबस को यदि देखें तो इसको 3 भाग में आप डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहला ग्रामर सेक्शन, दूसरा वर्ड सेक्शन और तीसरा लिटरेचर सेक्शन। तो जो ग्रामर सेक्शन है इसको स्टार्टिंग में तो देखना ही है, क्योंकि बिल्कुल बिहार बोर्ड से जो बच्चे आते हैं उसके बेसिक ग्रामर भी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। और ग्रामर एक ऐसी चीज़ है, कहते ये पूरे रूल्स का संयोजन है, और इसमें बिल्कुल बहुत कोई नया चीज़ नहीं है, वही चीज़, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा हम लोग उसको अलग ढंग से बैच में बच्चे को रखते हैं बीच में, ताकि कहीं से भी रहे, बिल्कुल उनका बेस नहीं भी हो तो इजीली वह समझ सके, और उस तरह से बताया भी जाता है। तो ग्रामर पर ध्यान दे ही, साथ ही साथ वर्ड सेक्शन को हमेशा स्ट्रॉन्ग करें। चाहे वर्ड सेक्शन का मेन 5 पार्ट है जो 12th में पूछा भी जा रहा है आपको। वर्ड सेक्शन में सबसे पहला जो सेक्शन है वो साइनोनिम्स है, दूसरा एंटोनिम्स है, तीसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और चौथा जो आइडम्स एंड फ्रेजेज, और 5वां स्पेलिंग एरर है। ये सारे को समझने के लिए यदि साहित्य को, लिटरेचर को बढ़िया से पढ़ रहा है तो लिटरेचर भी एक माध्यम होता है लैंग्वेज पर और ज्यादा पकड़ बनाने के लिए। वैसे लिटरेचर को कहते हैं कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, ये समाज का वास्तव में दर्पण है। लेकिन लिटरेचर के साथ, चूंकि ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ज्यादा मतलब स्टूडेंट इसको एंजॉय भी करते हैं, और वो खेल खेल में मतलब बहुत सारे वर्ड्स भी सीख जाते हैं और उस विषय वस्तु को समझ पाते हैं। जो फिलोसफर, जो ऑथर्स, जो पोइट्स जो थॉट दिए, उन विचारों को भी अनुभव करते हैं। तो इस हिसाब से बच्चों को तीनों चीज को एक साथ लेके चलना चाहिए, ग्रामर को भी, वर्ड सेक्शन भी, लिटरेचर भी। और जिसकी ग्रामर और वर्ड सेक्शन बेहतरीन है, स्पोकन इंग्लिश जो कम्युनिकेशन स्किल अपने आप बढ़िया होता चला जाता है। उस पर बस एक माहौल, एक कंसर्निंग होना चाहिए कि जहां पर वो रह रहे हैं, जस्ट नो एवरीथिंग अराउंड यू इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड व्हेनेवर वी जस्ट विद देयर फ्रेंड्स जस्ट टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज। और थोड़ी सी माहौल कंसर्निंग बनानी है, और वर्ड पावर और ग्रामर का बढ़िया नॉलेज हो जाए तो स्पोकन इंग्लिश भी बढ़िया हो जाती है। हालांकि सिलेबस में इसकी जरूरत नहीं है, सिलेबस में आपको ग्रामर, लिटरेचर एंड वर्ड पावर, ये 3 चीजें जरूरी है, तीनों को लेकर चलना है। जो बिहार बोर्ड 12th का तैयारी कर रहा है छात्र, अगर देखा जाए वर्तमान समय में कहीं ना कहीं 50% ऑब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव है, तो दोनों में छात्र किस तरह तैयारी करे जो 12th का एग्जाम क्वालिफाई बढ़िया तरीका से कर ले और नंबर भी अच्छा प्राप्त करे? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि 100 मार्क्स इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको 2 पार्ट में बांटा गया, 50% ऑब्जेक्टिव एंड 50% सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, उसमें आपको ग्रामर सेक्शन पर सबसे ज़्यादा खासा फोकस करना है और वर्ड सेक्शन पर। लिटरेचर पे पार्ट जो है उसका जैसे ऑथर्स नेम हो गया, सबसे पहले ग्रामर देख लीजिए। ग्रामर के जो 10-11 टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन होता है, जो सबसे पहले बेसिक नाउन एंड नंबर, यदि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को बच्चे देख लें, उसके बाद नाउन एंड नंबर थोड़ा सा उसी के अंतर्गत देख ले, प्रोनाउन एंड केस को देखें, उसके बाद एडजेक्टिव एंड आर्टिकल। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका इंटरेस्टिंग भी है, उसको बढ़िया से पढ़े। वर्ब के अंतर्गत टाइम एंड टेंस को अच्छी तरह से पढ़े, वॉइस को पढ़े, मॉडल्स को पढ़े। उसके बाद आपको ये प्रीपोजिशन को अच्छी तरह से पढ़े, सिंथेसिस एनालिसिस को अच्छी तरह से पढ़े, जो कॉम्बिनेशन है कॉन्सेप्ट बना करके एक एक पॉइंट को बढ़िया से पढ़े, और कंपटीशन, बेसिक टू कंपटीशन, कम्पिटिटिव लेवल तक जाए ताकि एक भी क्वेश्चन उसका मिस ना हो। और दूसरी चीज है कि वर्ड सेक्शन सबसे आसान होता है, लिटरेचर की बुक पढ़ते पढ़ते उनका वर्ड सेक्शन क्लियर हो जाएगा, चाहे वो साइनो हो, अंटो हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, या फिर स्पेलिंग टेस्ट हो, ये सब उसका, और एडम्स एंड फ्रेजेज हो, लिटरेचर की बुक पढ़ते पढ़ते क्लियर होगा। लिटरेचर के ऑब्जेक्टिव जो होती है लगभग 20% क्वेश्चन लिटरेचर के ऑब्जेक्टिव से उससे ज्यादा ही रहते हैं।
तो वो क्वेश्चन आपको ऑथर्स इंट्रोडक्शन, पोइट्स इंट्रोडक्शन, द थीम ऑफ द पोएम, द थीम ऑफ द प्रोज एंड स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इस सब के थीम से ही रहता है और सिलेबस से बाहर कुछ नहीं रहता है, सिलेबस के अंतर्गत अंदर ही रहता है। सिलेबस को अच्छी तरह से बारीकी से बढ़िया से पढ़े, दोनों पर इक्वल समय दे, ग्रामर पर भी और लिटरेचर पर भी। लिटरेचर में सब्जेक्टिव में थोड़ा ज़्यादा मायने रखता है। अब सब्जेक्टिव के 50% लीजिए तो 5 जो सब्जेक्टिव है जिसमें 50 मार्क्स में कंपोजिशन के 5 टॉपिक मात्र है, जिसमें लेटर एप्लीकेशन 5 मार्क्स में पूछता है, दोनों में इसको एक बनाना है, बड़ा आसान है। जिन बच्चों का राइटिंग स्किल बढ़िया है, अच्छा हैंडराइटिंग खूबसूरत है और लिखने की कला सीख चुके हैं, आप ग्रामर के कुछ टॉपिक के बाद हम लोग उसको बताते हैं ताकि स्टूडेंट उस पर बढ़िया से फोकस कर सकें, वो बढ़िया नंबर लाते हैं। दूसरी बात जो है ऐसे एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको किस तरह से लिखे। हम लोग पहला चैप्टर ही निबंध पढ़ाते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर गांधी जी के बारे में, तो वह भी एक निबंध है। कई सारे ऐसे जो है हमारे सिलेबस के बुक में भी है, तो ऐसे किस तरह से लिखा जाए कि इफेक्टिव हो, उसमें मार्क्स हमारा ना कटे, तो ये बहुत मायने रखता है। तो उसके भी कई रूल्स हैं जो हम लोग क्लास में डिस्कशन बढ़िया से करते हैं और बच्चे को रटना नहीं, उसके क्रिएटिव स्किल को सीखना है कि हाउ टू राइट एन एसे, कैसे लिखना है। उसके बाद एक प्रेसिस और कंप्रीहेंशन है जो सबसे आसान पार्ट है, जो बिल्कुल सबसे इजीली उसे बनाया जा सकता है, तो इसमें प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। रह गई सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 12th में अभी पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आपको समरी है, जो चैप्टर वो पढ़ रहे हैं उसके सार तत्व, उसके भाव, उसके समरी लिखना है। एक्सप्लेनेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में कोई ऑप्शन नहीं देता है, समरी के लिए दूसरा ऑप्शन भी होता है, दूसरा सब्स्टिट्यूट भी होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं रहता है। तो एक एक पंक्ति को बढ़िया से तोड़ के समझे ताकि एक्सप्लेनेशन को लिख सके। और एक्सप्लेनेशन लिखने के कुछ ट्रिक्स भी हम लोग रखे हुए हैं ताकि बच्चे कम भी तैयारी यदि किए हैं, कहीं से मिस्टेक है, कमजोर है, तो उसको भी वो काम आ जाए। हालांकि मैं चाहूँगा कि पहले बच्चे की तैयारी कंप्लीट हो, उसके बाद ही किसी टेक्निक पर हम लोग पहुँचे। दूसरी चीज़ है शॉर्ट क्वेश्चन, जो 10 शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ये बहुत आसान होता है। चैप्टर के विषय वस्तु को से ज्ञान हो जाएगा तो एकदम इजीली हंसते हंसते अपने भाषा में वो इजीली लिख सकता है, उसमें मार्क्स कटने की कोई संभावना ही नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। और मैचिंग टेस्ट जो पूछा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग पोइट्स नेम ऑथर्स नेम, ये तो बहुत आसान होता है। ये तो हमको लगता है हर बच्चे बनाते हैं। पक्ष ट्रांसलेशन भी होता है जो बड़ा इजीली बना लेते हैं। तो मार्क्स यदि कहीं कट सकता है तो सिर्फ ऐसे लिखने में, ऐसे को बढ़िया से तैयारी करें बच्चे। लेटर एप्लीकेशन को खूबसूरत ढंग से किस तरह से फॉर्मल लेटर लिखा जाए, किस तरह से इनफॉर्मल लेटर लिखा जाए, इस पर खासा ध्यान होना चाहिए। और लाते इस साल भी आप देखे होंगे कि हमारा रिजल्ट जो है दरभंगा में इंग्लिश और हिंदी में सबसे टॉप पे रहा है। और 1-2 दर्जनों में से ज़्यादा बच्चे जो है आपको 95 के कैटेगरी में आते हैं, 96, 97 तक मार्क्स लाते हैं। 95 में 90+ में बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। और जो आप थोड़ा मीडियम बच्चे हैं वो भी आपको 85+ में एकदम लगभग सैकड़ों से ज़्यादा रिजल्ट 85+ का रहता है। तो उसमें कोई कमी नहीं है। बस स्टूडेंट खाली ओनली सिर्फ डेडिकेट होकर के अपने पढ़ाई करे और जो भी क्लास में हुआ है कम से कम 1 घंटे इंग्लिश के लिए वो एवरीडे निकाले और कम से कम आधा घंटा हिंदी के लिए। या फिर जो साइंस के बच्चे हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो कम से कम जो चीज़ क्लास में उनको पढ़ाया गया हो आधा घंटा दोनों चीज़ पढ़ देते हैं, काफ़ी है, सफिशियंट है। और 1-1 घंटे पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि काफ़ी है। क्योंकि हम लोग का जो अपना एक तरीका है जो अंग्रेजी पढ़ाने के, ऑलरेडी चूंकि ये मतलब लिटरेचर पेपर है, लैंग्वेज पेपर है, ये इतने इंटरेस्टिंग होते हैं कि बच्चे एकदम क्लास में उस चीज़ को एब्जॉर्व कर लेते हैं। और सब टॉपिक सभी चीज़ों से हल्का भी होता है। इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए बड़ा इजीली बच्चे इसको कमांड कर सकते हैं। बस 1 घंटा डेली घर पर दे दे, मुझे लगता है कि ही कैन बी टॉपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। वो मार्क्स में बहुत ज़्यादा कर सकता है, 97, 98 तो जरूर ला सकता है। अगर मैं पूछूं कि तीनों सब्जेक्ट में से आईएससी हो चाहे आईकॉम हो या आईए हो, तीनों में से सबसे बढ़िया रिजल्ट कौन लाते हैं, कौन से बच्चे लाते हैं? और देखा जाए तो जो इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश सीखने में सबसे ज़्यादा तीनों में से परेशानी किनको होती है? सर ऑब्वियसली मेरे यहाँ तो इससे तीनों का रिजल्ट बढ़िया होता है, साइंस का भी, कॉमर्स का भी, आर्ट्स का भी, चूँकि तीनों बच्चे मेरे यहाँ रहते हैं। और सबसे बड़ी बात जब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सबसे डिफिकल्टी किसको फील होती है, ऑब्वियसली है कि जो अच्छे बच्चे वो साइंस और कॉमर्स के लिए बढ़ जाते हैं। कुछ बच्चे को लगता है कि आर्ट्स लेके बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि आर्ट्स में सब कमजोर स्टूडेंट ही आते हैं, बहुत सारे बच्चे आर्ट्स में बढ़िया स्टूडेंट भी आते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट को देखते हैं जो बहुत उसका मतलब इंग्लिश में खास करके बहुत वीक रहता है, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना होता है। तो अब ये से मेहनत तो हमें करना ही पड़ता है,
लेकिन मेहनत करने में भी आनंद आता है जब बच्चे थोड़ा सा मेहनत करें, साथ साथ मेहनत करें। और रिजल्ट हम मेरे यहाँ सारा देता है, मतलब साइंस के स्टूडेंट भी, कॉमर्स का भी और आर्ट्स का भी, तीनों बढ़िया रिजल्ट देते हैं। तीनों में कोई मैं कहे कि कंपैरिजन नहीं। हाँ, साइंस के बच्चे पहले से थोड़ा स्ट्रांग रहते हैं, वह पहले से उसकी बेसिक इंग्लिश ठीक ठाक रहता है, और कॉमर्स आर्ट्स वाले का भी ठीक रहता है, थोड़ा सा ज़्यादा उस पर मेहनत करना होता है। बस बैच में हम इस तरह से लेके चलते हैं ताकि हर एक बच्चा जो बेंच पर सबसे पिछले बेंच पर बैठा हो वह भी बच्चे आसानी से समझ सके। वह है कि कैसे हम अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं, वह ज़्यादा मैटर करता है। तो मुझे लगता है कि कोई स्टूडेंट जो क्लासरूम में बैठ जाए, थोड़ी भी उसमें तो समझने की शक्ति है, तो निश्चित रूप से कंप्लीटली वो समझेगा। अब उन छात्रों को क्या कहेंगे जो आईएससी क्वालिफाई कर चुके हैं, आगे की पढ़ाई इंग्लिश से करना चाहते हैं, आईएससी हो, आईकॉम हो या आईए हो? क्योंकि आईएससी की बात करें या आईकॉम की बात करें तो ऐसा तो नहीं होता है कि सिर्फ जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं वही आगे जाके इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं, क्योंकि साइंस वाले भी अपना फैकल्टी चेंज करके आगे इंग्लिश ऑनर्स कर सकते हैं। तो उन छात्रों को क्या दिशा निर्देश देंगे कि आगे किस तरह से कौन से कोर्स करें और किस तरह पढ़ाई करें? ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात यह है कि निश्चित रूप से +2 में आते हैं बच्चे को एक अपना ड्रीम जो है, डेस्टिनेशन तय करना चाहिए, क्योंकि बिना डेस्टिनेशन का, कहते हैं कि विदाउट डेस्टिनेशन जो है कोई भी व्यक्ति अपने माने जो पथ से भटकते हैं जिसका कोई मंजिल नहीं होता है। यानी ड्रीम इज नॉट दैट व्हाट वी सी इन द स्लीप, ड्रीम इज दैट थिंग व्हिच डजंट अलाउ वी टू स्लीप। जो हमें एक डेडिकेशन मिलती है, कहते हैं ना कि मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ऑन डेस्टिनी, गॉड गिव्स अस ओनली द लाइंस इन आवर हैंड, वी पीपल बाय वर्किंग हार्ड फील द कलर ऑफ सक्सेस। तो आज उनके हाथ में कलम है और आज वो जैसा चाहे वैसा तकदीर लिख सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिसको जिसमें ज़्यादा रुचि है, जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको अच्छा लगता है वो पढ़ने में और बिल्कुल उस चीज़ को वो बढ़िया से समझ रहा है, ऑनर्स में उसी को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। यदि बच्चे को साइंस पेपर में अच्छा लग रहा है उसी को लेकर बढ़ना चाहिए, कॉमर्स पेपर बढ़िया लग रहा है उसको लेकर बढ़ना चाहिए। हाँ, इंग्लिश तो सब जगह कंपलसरी है, तो इंग्लिश यदि उसको बढ़िया है, उसको लगता है कि नहीं हम लिटरेचर में अच्छा कर सकते हैं, तो उसे इंग्लिश लेकर भी बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया, ये यहाँ भी मतलब कोई कमी नहीं, कुछ बेहतरी नहीं करेंगे वो। कई सारा आफ्टर ग्रेजुएशन इंग्लिश से बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं बच्चे, बहुत सारा फील्ड है। तो मैं कहूँगा कि ये स्टूडेंट के डिपेंड करता है कि उसका कौन सा पेपर ज़्यादा बेटर है, किसको पढ़ने में उसको मज़ा आता है, मतलब एक पैसन है उसका, जो मतलब आगे पढ़ाई हो ना, एक जुनून हो कि उसको खूब मज़ा आए, अच्छा लगे। हम लोग खुद कहते हैं बैच में, टीचिंग इज नॉट माई प्रोफेशन, इट्स माई पैसन। तो जहाँ आपकी जुनून होगी वहाँ ऑब्वियस है कम समय में ज़्यादा सफलता और जल्दी सफल होते हैं व्यक्ति। जो छात्र इंग्लिश बोलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इंग्लिश में देखा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज का बहुत मायने रखा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो उन छात्रों को क्या अपील करेंगे कि इंग्लिश बोलते समय अपने बॉडी लैंग्वेज को किस तरह, कहने का मतलब शब्द के अनुसार से ही कर सकते हैं? एग्जैक्टली, आई थिंक देयर आर 4 थिंग्स, one will have to just really pay attention to that. First one is eye contact. Whenever you tell anything, your eye contact should be taken like that with the words. Second one is face. We speak also from face, and facial expression should be matter there. Whatever you say, your facial expression should be taken like that. And third one is body language. Without body language, the language is really I think dull. So we should have the body language. Whatever we say, our body language should say it like that. And last one is correct pronunciation. This is really very important part. Whatever we pronunciate, that will be correctly. And these are the 4 things. The 4th thing, if a student really include in himself, can do anything and be a good speaker. And you know, a good listener can be a good speaker. So students should listen properly anybody while they speak anything. मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में बताएं और अपने कोचिंग संस्थान के बारे में बताएं, क्या इतिहास रहा है और आप किस तरह छात्रों को पढ़ा रहे हैं? Obviously, I'm M. Kumar from this SRM English SRM English classes. I established this institution in 2013 when I came here with there was none with me, nobody knows me here. After doing PG, I entered Darbhanga. Before it, I was in Patna. But when I started, some of the students just
come with me, and I really started with honestly. In the first year, I really did well. It was really very less student, about 10 student. But after that result of that students, we really increased, and now I think I'm really done well. And my dedication to all the students, whatever I teach, that in proper way, I really try to finish the syllabus on time and revise our syllabus on time, and this is the key factor of our better result. Every year you can see on the social media tools also, and there are so many records here that every year our student really doing well. I really provide the quality education so that any student can get benefit from here on every subject. बहुत बहुत धन्यवाद सर. Okay, thank you very much.